नमस्कार। आज हम भारत में हुए एक बहुत बड़े वैश्विक आयोजन की गहराई में उतरने वाले हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक और कोई आम टेक कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो जगह थी जहां दुनिया का एआई को लेकर जो नजरिया है वो तय हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, इसकी कमान पहली बार ग्लोबल साउथ के किसी देश के हाथ में थी। भारत के हाथ में। हाँ। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि समिट में क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, भारत ने दुनिया को अपनी एआई ताकत कैसे दिखाई और इन सब के बीच वो एक रोबोटिक डॉग वाला विवाद कैसे खड़ा हो गया। हाँ, जिसने इनोवेशन और ईमानदारी पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो इसके स्केल की, इसके आकार की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट था। बहुत बड़ा। 16 से 20 फरवरी 2026, नई दिल्ली का भारत मंडपम। हाँ। यहाँ 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि थे, 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और 500 से ज्यादा ग्लोबल एआई लीडर्स। मतलब दुनिया के जो भी बड़े नाम हैं एआई में, वो सब वहां थे। सब वहां थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से लेकर यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस तक सबने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। हाँ, पर इतने बड़े स्तर पर कुछ चुनौतियां भी सामने आई। अच्छा। हमारे सूत्रों के मुताबिक ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट किया था कि प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त जो सिक्योरिटी लॉकडाउन था, हाँ, वो तो होता ही है। वो इतना सख्त था कि कई प्रतिनिधियों को घंटों तक बिना पानी और खाने के फंसे रहना पड़ा। ओहो। तो ये दिखाता है कि विजन कितना भी बड़ा हो, उसे जमीन पर उतारना, उसका मैनेजमेंट हमेशा एक चुनौती होता है। ये तो सही बात है। खैर, विजन की बात करें तो मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये समिट एक पूरी सीरीज का हिस्सा है। हाँ, ये अचानक से नहीं हुआ। नहीं, इसकी शुरुआत ब्रिटेन के ब्लेचले पार्क से हुई थी, फिर सियोल, फिर पेरिस और अब भारत। और इसमें जो सबसे खास बात है वो है इन समिट्स के नाम का बदलना। एग्जैक्टली। पहले था एआई सेफ्टी समिट। हाँ, जहां सब दबे हुए थे। फिर हुआ एआई एक्शन समिट और अब भारत में इसका नाम था एआई इम्पैक्ट समिट। और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है ना, ये एक सोच में बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। पहले डर था कि एआई क्या क्या गलत कर सकता है, तो सब सेफ्टी कर रहे थे। फिर बात आई कि चलो कुछ नियम बनाते हैं, तो एक्शन पर फोकस आया। और अब भारत कह रहा है ठीक है, नियम कानून अपनी जगह है, पर अब इस पर बात करते हैं कि एआई से असल में दुनिया का भला कैसे होगा, यानी इम्पैक्ट। हाँ, फोकस अब समस्याओं से हटकर एक तरह से समाधानों पर आ गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इम्पैक्ट पर फोकस करने का मतलब ये है कि सेफ्टी या प्राथमिकता नहीं रही? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में सुरक्षा से जुड़े जो जरूरी सवाल हैं उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं? नहीं, समिट में इस पर बात हुई और भारत का स्टैंड ये था कि इम्पैक्ट और सेफ्टी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वो साथ साथ चलने चाहिए। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क भी दिया जो 3 सूत्रों या पिलर्स पर आधारित था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। लोग, ग्रह और प्रगति। पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। फंडा ये है कि एआई ऐसा हो जो आम आदमी की मदद करे, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और सबका विकास करे, सिर्फ कुछ कंपनियों का नहीं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ नारों तक ही सीमित था या कुछ ठोस काम भी हुआ? नहीं, कोशिश तो दिखी। 7 अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे जो आर्थिक विकास से लेकर सुरक्षित एआई और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर काम कर रहे थे। लेकिन असली चुनौती तो हमेशा यही रहती है कि ऐसी बड़ी घोषणाओं और कंपनियों के जो असल मुनाफे के मॉडल होते हैं, हाँ, उनके बीच के अंतर को कैसे भरा जाए। सही बात है। तो ठीक है, इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए भारत ने क्या दिखाया? समिट में एक बहुत बड़ा इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो भी था। और वहीं पर मुझे लगता है भारत ने दिखाया कि वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि काम भी कर रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वम एआई की। हाँ, ये बहुत इंप्रेसिव था। यह एक भारतीय एआई लैब है और उन्होंने कुछ बहुत ही शक्तिशाली लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किए, एक 30 बिलियन पैरामीटर का और दूसरा 105 बिलियन पैरामीटर का। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। जब हम कहते हैं 105 बिलियन पैरामीटर, तो इसका मतलब क्या है आम भाषा में? हाँ, ये समझाना जरूरी है। इसे आप मॉडल के दिमाग के आकार जैसा समझिए। जितने ज्यादा पैरामीटर, वो उतना ही ज्यादा जटिल और सूक्ष्म काम कर सकता है। ये कोई आम चैटबॉट जैसा नहीं है। नहीं, ये किसी खास विषय पर एक एक्सपर्ट की तरह लेख लिख सकता है या बहुत मुश्किल कोड तैयार कर सकता है। एआई की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी छलांग है।
और सर्वम एआई ने सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं दिखाया, उन्होंने हार्डवेयर पे भी काम किया। केज नाम के स्मार्ट ग्लासेस पेश किए। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्सपो में इन ग्लासेस को टेस्ट किया, जो दिखाता है कि भारत अब एआई हार्डवेयर में भी कदम रख रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा प्लेयर था सरकार के समर्थन वाला, भारत जेन परम 2। हाँ, भारत जेन परम 2। ये 17 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है, लेकिन इसकी खासियत साइज नहीं है। इसकी खासियत है भाषाएं। एग्जैक्टली। ये 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और इसमें मल्टी मोडल क्षमताएं भी हैं। मल्टी मोडल, इसका क्या मतलब हुआ? हमारे सोर्सेज में लिखा है कि ये टेक्स्ट के साथ साथ दूसरी तरह के डेटा को भी समझ सकता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये एआई सिर्फ लिखे हुए शब्दों को नहीं समझता, ये तस्वीरों, आवाज और वीडियो को भी एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अच्छा, सोचिए आप एक तस्वीर दिखाकर उससे जुड़ा कोई सवाल पूछ सकते हैं, या ये एक वीडियो देखकर बता सकता है कि उसमें क्या हो रहा है। ये एआई को हमारी दुनिया के और करीब लाता है, जहां हम सिर्फ टेक्स्ट में तो बात नहीं करते हैं ना। सही है। मुझे एक बात यहाँ पर बहुत दिलचस्प लगी कि सरकार सिर्फ सॉफ्टवेयर पर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत जोर दे रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत अपने मौजूदा 38,000 जीपीयूज में 20,000 और जीपीयूज जोड़ेगा। और ये बहुत बड़ी खबर है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हम भारत को एक सॉफ्टवेयर पावर के रूप में देखते हैं। क्या ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव है? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। जीपीयूज को आप एआई का इंजन समझिए, उसकी मांसपेशियां। बिना मजबूत जीपीयूज के आप शक्तिशाली एआई मॉडल बना ही नहीं सकते। अभी तक हमारे डेवलपर्स को इसके लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। सही है। तो ये 20,000 और जीपीयूज जोड़ने का मतलब है कि भारत अपनी एआई संप्रभुता बना रहा है। हम सिर्फ एआई इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम एआई बनाना चाहते हैं। हाँ, और उसके लिए कंप्यूटिंग पावर बहुत बहुत जरूरी है। तो एक तरफ भारत अपना पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और इसी बीच दुनिया की बड़ी कंपनियों ने भी कुछ बड़े वादे किए। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की घोषणा बहुत बड़ी थी। क्या था वो? उन्होंने कहा कि वो इस दशक के अंत तक, यानी 2030 तक, कम आय वाले देशों में एआई को पहुंचाने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे। 50 बिलियन डॉलर्स, ये तो एक बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी, लेकिन इसे सिर्फ एक उदार दान की तरह नहीं देखना चाहिए। मतलब? ये एआई के भविष्य के बाजार पर अपनी पकड़ बनाने की एक बहुत बड़ी रणनीति भी है। अच्छा, ये एक बिजनेस मूव भी है। बिल्कुल। कम आय वाले देशों को अपने इकोसिस्टम में लाना माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक लॉन्ग टर्म गेम है। वो अगली पीढ़ी के डेवलपर्स और यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ रहे हैं। आज आप उन्हें टेक्नोलॉजी देंगे, कल वो आपके ही ग्राहक बनेंगे। ये बात भी सही है। तो ये सब तो बहुत शानदार लग रहा है। भारत के लिए एक बड़ी जीत, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया भर से निवेश। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और इस समिट में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जिसने इनोवेशन के इस पूरे जश्न पर एक, क्या कहते हैं, सवालिया निशान लगा दिया। आप ओरियन रोबोटिक डॉग विवाद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ये विवाद जुड़ा था गालगोटियाज यूनिवर्सिटी के एक रोबोट से जिसका नाम था ओरियन। हाँ, ओरियन। उसे एक एआई संचालित सुरक्षा और निगरानी करने वाले रोबोट के रूप में पेश किया गया था। वो 4 पैरों वाला रोबोडॉग। बिल्कुल, जो खुद ब खुद चल फिर सकता था, सीढ़ियां चढ़ सकता था। देखने में ये भविष्य की तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण लग रहा था। और इसे भारतीय विश्वविद्यालय ने बनाया है, ये कहकर तो मेक इन इंडिया की कहानी और मजबूत हो रही थी। कहानी ने यहीं पर एक नाटकीय मोड़ लिया। जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों और वहां मौजूद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर? हाँ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे जिनमें दावा किया जा रहा था कि ये कोई स्वदेशी इनोवेशन है ही नहीं। ये असल में चीन की एक कंपनी यूनिट्री का बनाया हुआ रोबोट है, जिस पर बस अपना लेबल लगा के पेश कर दिया गया, जिसे हम रीब्रांडिंग कहते हैं। मतलब समिट के बीचों बीच एक स्कैंडल खड़ा हो गया। एक बड़ा स्कैंडल। लोग ओरियन के वीडियो की तुलना यूनिट्री के रोबोट के वीडियो से कर रहे थे और दोनों में समानताएं साफ नजर आ रही थीं। इसके बाद अकादमिक मंच पर भ्रामक प्रस्तुति देने के आरोप लगने लगे। बात सिर्फ तकनीक की नहीं रही, बल्कि ईमानदारी और अकादमिक नैतिकता की हो गई। यूनिवर्सिटी पर आरोप लगने लगे कि वे आयातित तकनीक को अपनी बताकर गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, और वो भी इतने बड़े वैश्विक मंच पर। हाँ, जहां आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की भ्रामक प्रस्तुति को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। मामला इतना बढ़ गया कि ऐसी भी खबरें आईं कि यूनिवर्सिटी को अपना स्टॉल खाली करने के लिए कह दिया गया। हाँ, ये खबरें आई थीं। हालांकि यूनिवर्सिटी ने बाद में इस बात से इनकार किया
कि उन्हें ऐसा कोई भी आधिकारिक आदेश मिला था, लेकिन तब तक मतलब नुकसान तो हो चुका। विवाद बढ़ने पर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक क्लैरिफिकेशन, एक स्पष्टीकरण दिया। उनका कहना था कि भाई हमने तो कभी ये दावा ही नहीं किया कि ये रोबोट हमारा है। अच्छा। उनका कहना था कि इसे चीन से सिर्फ इसलिए खरीदा गया था ताकि छात्रों को रोबोटिक्स में जो वैश्विक प्रगति हो रही है वो दिखाकर प्रेरित किया जा सके। और यहीं पर यह मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई छात्र अपने साइंस प्रोजेक्ट में दिखाने के लिए बाजार से बना बनाया मॉडल खरीद लाए और उसे अपना बता दे। इरादा शायद सीखने का हो, लेकिन वो ईमानदारी तो नहीं है। बिल्कुल। मंच की गरिमा और ईमानदारी पर सवाल तो उठता ही है। प्रेरणा के लिए किसी चीज का प्रदर्शन करना एक बात है, और उसे इस तरह पेश करना कि वो आपका लगे, वो दूसरी बात है। तो क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या जानबूझकर की गई गलती? वो महीन रेखा कहाँ है? यही सबसे बड़ा सवाल है जो इस घटना ने खड़ा किया। हो सकता है यूनिवर्सिटी का इरादा बुरा ना हो, लेकिन ऐसे वैश्विक मंच पर आपसे पूरी पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है। सही है। आपको साफ साफ एक बोर्ड लगाना चाहिए था कि यह प्रोडक्ट हमारा नहीं है, हम इसका इस्तेमाल रिसर्च या सिखाने के लिए कर रहे हैं। जब आप ऐसा नहीं करते तो आप दूसरों के इनोवेशन का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। यह घटना अकादमिक संस्थानों पर बेहतर प्रदर्शन करने के उस दबाव को भी दिखाती है जहां कभी-कभी शॉर्टकट लेने की कोशिश की जाती है। तो एक तरफ सर्वम एआई और भारत जेन जैसे असली भारतीय इनोवेशंस थे, और दूसरी तरफ ये विवाद। बिल्कुल। ये इस समिट के दो अलग-अलग चेहरों को दिखाता है। एकदम सही कहा। एक चेहरा भारत की बढ़ती एआई महत्वाकांक्षा, उसकी क्षमता और वैश्विक सहयोग का है, और दूसरा चेहरा एक चेतावनी की तरह है। क्या चेतावनी? वो हमें इनोवेशन की इस तेज दौड़ में प्रामाणिकता, पारदर्शिता और ईमानदारी के महत्व को याद दिलाता है। असली इनोवेशन नकल करने या मतलब खरीदने से नहीं आता, वो खुद बनाने से आता है। हाँ, खुद बनाने से आता है। तो कुल मिलाकर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना तो थी, इसमें कोई शक नहीं। इसने दुनिया के सामने भारत की तकनीकी शक्ति और एक वैश्विक एआई लीडर बनने की उसकी जो इच्छा है उसे मजबूती से रखा। हाँ, सर्वम एआई जैसे स्टार्टअप्स, सरकार की जीपीयू वाली पहल, ये सब दिखाता है कि भारत सही दिशा में जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का निवेश भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत है। लेकिन साथ ही ओरियन विवाद जैसी घटनाओं ने हम सभी को मतलब इनोवेशन की प्रक्रिया में ईमानदारी और विश्वास के महत्व पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर किया है। बिल्कुल। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने की बात नहीं है, बल्कि आप उसे किस तरह से पेश करते हैं ये भी उतना ही जरूरी है ना? और यहीं पर मैं एक अंतिम विचार रखना चाहूंगा। जैसा हमने शुरू में कहा था, इस समिट सीरीज का फोकस सेफ्टी से हटकर इम्पैक्ट पर आ गया है। लेकिन ये जो ओरियन की घटना हुई, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एआई का असली इम्पैक्ट, उसका असली प्रभाव शायद उसकी तकनीक की शक्ति से नहीं, तो फिर किससे? बल्कि उस विश्वास और पारदर्शिता से तय होगा जिसके साथ उसे विकसित और प्रस्तुत किया जाता है। असली सवाल अब ये है, प्रगति की दौड़ और प्रामाणिकता की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या तेजी से आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है या सही तरीके से आगे बढ़ना? बहुत गहरा सवाल है। धन्यवाद।